अब किसान आंदोलन किस स्थिति में? बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जो किसान की समस्या है उनका हल करने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। पूरे देश को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जी। शेर को सवा शेर होने की जरूरत है। मजबूती से कहें हमारे प्रधानमंत्री के, ठीक है अगर आप टैरिफ बढ़ाना चाहते हो हमारी मेडिसिन के ऊपर, हम आपको मेडिसिन देंगे ही नहीं, ले लो जहाँ से लोगो आप। तो कैसे मान लिया जाएगा कि पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट एक साथ में? आप कह रहे हैं मतलब सेंटर और पंजाब में मिलकर? पंजाब सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, हमें बैठक में बुलाकर हमारे आंदोलन को खराब किया। जब हमारी मांग केंद्र के साथ है, पंजाब को क्या जरूरत है हमारे आंदोलन को खिंडाने की? पूरे पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया पंजाब सरकार ने। पैसा बाहर से आ रहा है आंदोलन चलाने के लिए। किसान इंडिया के खास प्रोग्राम माइक पे मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे आज के खास मेहमान हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब। पिछले कुछ सालों में पंजाब और हरियाणा में की जब चर्चा होती है तो किसान आंदोलन की बात आती है, और किसान आंदोलन में जो सबसे प्रमुख नाम हैं उनमें से जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। पहला सवाल, जाहिर है किसान आंदोलन से हमने बात शुरू की तो किसान आंदोलन की बात कि जो खामोशी है उसको किस तरह से लिया जाए। किसान आंदोलन किस स्थिति में? देखिए, जब खामोशी होती है तो उसको ये नहीं मान लेना चाहिए, सरकारों को भी लोगों को भी जी, कि अब आंदोलन नहीं हो रहा। जो एक उबाल उठता है उस उबाल के उठने से पहले एक बार खामोशी आनी जरूरी होती है। वो खामोशी है जी। ये ऐसा नहीं है कि आंदोलनकारी थक गए हों, आंदोलनकारी पीछे हट गए हों, वो बात नहीं है। जितनी देर तक देश के किसान की सुसाइड दर कंट्रोल नहीं होती, रुकती नहीं, आत्महत्याएं नहीं रुकती हमारे किसान जी, तब तक ये आंदोलन किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। वो भले एक दिन का हो, भले 10 दिन का हो, भले 10 साल का हो, जितना भी लंबा आंदोलन होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन होगा जी। और इस खामोशी का ये कतई मतलब अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि लोग बैठ गए हैं, अब शायद आंदोलन नहीं है। आंदोलन अब भी जारी है जी। अभी आपको पता चला होगा कि हम मध्य प्रदेश की एक पंचायत में जाकर आए हैं। कल 14 तारीख के वहाँ पे एक पंचायत थी जी। उससे पहले 12 और 11 तारीख की हमारी राजस्थान के अंदर 2 पंचायतें थी जी। 10 तारीख की हरियाणा के अंदर एक महापंचायत थी। उससे पहले 7 तारीख की पंजाब के लुधियाना के अंदर, जैसे हमारी पंजाब गवर्नमेंट लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आई जी, एक बड़ी किसान महापंचायत हुई जिसमें लगभग 70,000 के करीब किसानों ने भाग लिया जी। और उससे पहले बुद्धनगर के अंदर यूपी में जी। एक किसान महापंचायत 30 तारीख की हुई है। ओके। तो आगे भी ऐसे ही चलती रहनी है। आने वाले दिनों में 17, 18, 19, 20, 21 की फिर से पंजाब से ये मतलब अपना यूपी की पंचायतें होने के साथ साथ 3 पंचायतें यूपी में हैं हमारी, 17 तारीख की, 18 तारीख की और 19 की जी। और उसके बाद एक पंजाब। उसके बाद फिर दोबारा दक्षिण भारत में हमारी पंचायतों का मतलब दौर जारी है जी। और हमारा ये प्रयास है कि पूरे देश का किसान एक बार उनको ये पता चलना चाहिए कि एमएसपी कितनी आवश्यक है, क्यों जरूरी है, किस लिए हम लड़ रहे हैं। तो वो एक बड़ा प्लेटफार्म तैयार करने की हम मतलब प्रयास में लगे हुए हैं, वहीं पे चल रहा है। इसलिए आंदोलन रोका नहीं है। आंदोलन अब हो जब होगा उससे भी ज़्यादा मजबूती से। वही सवाल वही था कि एक मोमेंटम होता है और वो मोमेंटम जहाँ तक पहुँचा था उससे लगा था कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल के आएगा। सरकार भी आपसे बात कर रही थी तो उस समय लग रहा था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल के आएगी जो शायद कॉन्क्रीट होगी। तो उसमें कहाँ कमी रह गई? सरकार से बातचीत में क्या कमी रह गई? देखिए, सरकार से बातचीत में कमी नहीं रही है। हमारी तरफ से बहुत स्ट्रांगली बातचीत रखी जा रही थी। सरकार के पास हमारी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था, ठोस जवाब किसी बात का नहीं था। आपको मैं बता दूं कि जब सरकार को ऐसा लगा जैसे
माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान जी ने हमें ये कहा कि हमें एमएसपी गारंटी कानून देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 2, 3, 4 कुछ अड़चनें समस्याएं आ सकती हैं। उसका समाधान कैसे किया जाए, उस पर आप भी काम करो, हम भी काम करते हैं, वो अड़चन निकाल लें जी, तो हम एमएसपी गारंटी कानून दे सकते हैं जी। तो जब केंद्र सरकार ये बात कह रही है कि देने के लिए हम सोच सकते हैं, देने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, अड़चनों पर जब बात आ जाए तो इसका मतलब सरकार उसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर हो चुकी है। बिल्कुल। और उस आंदोलन ने सरकार को वो बात मतलब सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और आपने देखा होगा पूरी दुनिया के अंदर एक बार मतलब एमएसपी गारंटी कानून की बात चली गई जी। पार्लियामेंट के अंदर भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसने भी वो सिफारिश कर दिया कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देना जरूरी है जी। लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्टार्टिंग में ये बोल दिया कि जब हमारा टाइम आएगा हम किसानों को इसी सदन से एमएसपी गारंटी कानून देंगे। वो बहुत बड़ी बातें हैं कि पार्लियामेंट के अंदर किसी के मुंह से वो बात एक शब्द निकलना, हमारी बात जो घर पे थी वो सड़क पे आई, सड़क से निकल कर आगे जाकर वो हमारी संसद में चली गई वो बात। और उससे भी आगे मैं कहूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी उसके बाद हमारे आंदोलन के चलते। आपने देख लेना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि नियर अबाउट 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं जी। एक बात, जब 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके, क्यों कर चुके हैं, और उसके अगर पीछे आप हम ध्यान देंगे, ओईसीडी एक रिपोर्ट है, ओईसीडी में ये कहा गया है कि 2000 से लेकर 2017 तक देश के किसानों को उनकी फसल का भाव एमएसपी से कम मिलने की वजह से 45 लाख करोड़ रुपए का देश के किसान को चूना लगा है। ये ओईसीडी की रिपोर्ट पड़ी है, जो केवल कोई ऐसी बात नहीं है, वो 35-36 देशों की एक संस्था है जो देती है, भारत सरकार भी उसको मानती है। तो मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा लॉस जितना हमारे ऊपर कर्ज है एमएसपी ना मिलने की वजह से उससे 3 गुना रुपया हमारा लूट लिया गया है जी इतने समय में। तो इसलिए एमएसपी गारंटी कानून होना अति आवश्यक है। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि अगर और ज़्यादा नहीं होगा, किसान को लाभ नहीं होगा तो वो अलग बात है, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून होने से एमएसपी के ऊपर फसल का बिक जाना लाजमी हो जाने से ये 45 लाख करोड़ रुपया हमारा लूटा नहीं जाना था। अगर वो लूटा गया तो हमारे देश का 7 लाख किसान, जो 4 लाख तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने मान लिया, लेकिन हमारा मानना है कि 7 लाख से अधिक किसान आज तक सुसाइड कर चुके हैं। उनको बचाने के लिए अगर हमें एमएसपी ही मिलती रहती, उसका गारंटी कानून होता, तो वो हमारा 7 लाख किसान नहीं मिलता। जी। जो आपने कहा, चाहे विपक्ष के नेता हों, आपने कहा कि कृषि मंत्री भी सहमत थे, और इन प्रिंसिपल अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि एमएसपी गारंटी लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन अड़चनों की आपने बात की, जो एक चीज़ है कि लागत पंजाब के लिए अलग है, दूसरे राज्य के लिए अलग है, अलग अलग खेती के अलग अलग तरीका है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेके तमाम चीज़ें कही जाती हैं कि उस पर असर पड़ेगा, जो आशंकाएं आई हैं, और जो जिन 4-6 अड़चनों की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा आप उसको विस्तार से बता पाएंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि कहीं पे भी कोई अड़चन नहीं है जी। इसको भी बैठकर चर्चा करने की ज़रूरत है। मैंने उस दिन जिस दिन उन्होंने अड़चनों की बात कही, 1-2 अड़चनों के ऊपर तो मैंने उसी दिन क्लियर कर दिया था कि एक वो कह रहे हैं कि अगर हम एमएसपी गारंटी कानून दे देंगे तो उससे आम लोग जो कंज्यूमर है उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अनाज महंगा हो जाएगा। जी बिल्कुल। मैं ये पूछ रहा हूँ, एमएसपी गारंटी कानून अलग बात है, एमएसपी तो आप दे रहे हो ना, सरकार दे रही है कि ये रेट दे रहे हैं हम किसान को, जो आपने रेट दिया हम ये कह रहे हैं कि उसी रेट पर बिक जाए हमारा। हम ये थोड़ी मांग रहे हैं कि उससे 10 गुना रेट पर मतलब हमारा बिक जाए। जो आपने रेट तय किया उस रेट पर बिकना चाहिए, तो उससे महंगाई बढ़ने का क्या मतलब है? एक तरफ 1% भी नहीं जी। हाँ, हम ये जो हमारा मानना है कि महंगाई बढ़ने की मेन वजह ये है, तो जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी सिफारिशों में एक बात बहुत बड़ी कही है कि गाँव के अंदर ही
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर करने वाले लोगों को भी भाव अच्छा मिले और वो जो इंडस्ट्री वहाँ लगाएगा उसको भी जो रॉ मटेरियल है वो जायज़ रेट, ज़्यादा महंगा ना मिले, उनको भी जायज़ रेट पर मिल जाए जी। जो ढोआ ढुआई का उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो ना पड़े उनको, और गांव में ही बैठे हैं उसके कंज्यूमर्स को भी वो सस्ता मिल जाए जी। वो बहुत बड़ी मतलब उन्होंने बात कंसेप्ट किया है, बताया है डॉक्टर स्वामीनाथन जी। तो हमारी सरकार उस तरफ ध्यान ना देते हुए व्यापारी की तरफ दे जा रही है। एक मैं आपको बात छोटी सी बताऊं, सेरेलैक का एक दलिया होता है, बिल्कुल। जब किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है 3-4 महीने का होने के बाद सभी को डॉक्टर लिख देते हैं सेरेलैक का दलिया दो। जी। किसी को नहीं पता कि उसमें क्या लूट है, उसको आप देखो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है व्हीट और राइस, इससे अलावा कुछ नहीं है उसमें। 300 ग्राम की वो पैकिंग है और वो 300 ग्राम की पैकिंग का रेट है 325 रुपए पर पैकेट। अंदाजा लगाएं महंगाई कहाँ पे है। किसान से तो गेहूं 24 रुपए किलो मिली है, किसान से चावल धान भी 22-23-24 रुपए किलो मिला है। तो वो आगे कंज्यूमर को 100 ग्राम की पैकिंग 108 रुपए में मिल रही है। तो सोचने वाली तो बात ये है कि लूट कहाँ हो रही है। क्या किसान के घर से गेहूं लेने के समय लूट हुई या फिर वो उससे आगे जाकर जी। जिन जिन लोगों ने उसको प्रोसेसिंग पे काम किया वो लूट वो लोग कर रहे हैं जी। एक बात। दूसरी बात, आप एक बात ध्यान दीजिए, बहुत छोटा सा कारोबार होता है एक होटल का। मैं दाल सब्जी पे नहीं जाऊंगा, मैं केवल चपाती की बात करूंगा। एक चपाती 20 रुपए की होती है। आप साउथ में चले जाइए 60 रुपए की चपाती मिलेगी आपको। 5 स्टार होटल में 200 की भी मिलेगी। 200 की भी मिलेगी बड़े होटलों में। जी। मैंने छोटे की बात कही है, 20 रुपए की मिलेगी ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो 20 रुपए की चपाती है उसका वेट कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ग्राम जी। यही रेट होगा ना। तो उसका रेट क्या पड़ गया। किसान से तो इतना ही काम किया है कि 24 रुपए किलो गेहूं खरीदा है और 1 या 1.5 रुपया किलो उसका पिसाई चार्ज लगा है। उसके बाद वो आटा गूंद कर उसकी चपाती बन गई है। वो 20 रुपए की 20 ग्राम की चपाती 20 रुपए की है जी। महंगाई वहां बढ़ रही है। वो सरकार में जो आपने बात कही कि क्या दिक्कतें बता रही है, सरकार ने आज तक, दरअसल किसान किसी भी गवर्नमेंट के एजेंडे पे नहीं है। आज तक किसी ने किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। ना किसी स्टेट गवर्नमेंट ने की है, ना ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी संस्था ने की है। जब तक किसान के ऊपर, किसान की प्रोडक्शन के ऊपर, इनकी क्रॉप्स के ऊपर क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ता है उसके ऊपर चर्चा नहीं होती, उतनी देर तक किसान के पक्ष के किसी तरीके से कोई नीति, कोई पॉलिसी आने की संभावना नहीं है। जी। तो मैंने उनको उस दिन भी ये बात कही थी कि ये नहीं है, अड़चन इस बात में नहीं है। सरकार हमें अनाउंस कर देती है कि आपको इस रेट पे आपकी गेहूं बिकेगी, इस रेट पे चावल बिकेगा, इस रेट पे मूंग बिकेगा, इस रेट पे कपास बिकेगी, इस रेट पे अरहर तुअर बिकेगा। हम यही कह रहे हैं कि जो आपने अनाउंस किया है सर उस पे बिक जाए, बस इतना ही है हमारा। जी। हम अलग से रेट थोड़ी मांग रहे हैं, आपकी अनाउंसमेंट की हुई है। और वो भी एमएसपी देखिए क्या है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम का अर्थ सभी जानते हैं कि कम से कम, न्यूनतम हिंदी में। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना जी। और प्राइस का मतलब कीमत।
कम से कम वो कीमत जो केवल सहारा दे के रखने के लायक हो। इसका मतलब कि किसान को जिंदा रखा जा सके जी। इसका मतलब ये निकलता है। उसको केवल जिंदा रखने के लिए दी हुई कीमत पे भी किसान की फसल ना बिके, और ओईसीडी जैसी संस्थाओं को ये निकालकर सामने लेकर आए और भारत सरकार उस पर साइन कर रही है कि यही है, ठीक है, तो उससे क्लियर होता हो कि 45 लाख करोड़ रुपया सन 2000 से लेकर 2017 तक देश के किसानों का लूट लिया गया है जी। एमएसपी से कम रेट देकर। तो फिर उस हालात में एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, ना कि वो दूसरी बातों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। किसान को बचाना है। हाँ, अगर हम कहें कि हमें ये रेट कम मिल रहा है और ले रेट दो, वो तब बात आएगी कि और दूसरे कंज्यूमर्स के लिए क्या सोचें। फिर तो बात आ सकती है ना, आपका रेट बढ़ेगा भाई, कंज्यूमर कैसे कहाँ से लेगा, छोटा जो आदमी है वो कहाँ से खरीदेगा। वो तो बात ही नहीं है, वो तो रेट तो आपने दे दिया हमें, हम तो ये कह रहे हैं कि उस रेट पे बिकनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं मतलब बात जो आपने बात कही थी कि कहाँ कोई कसर रही, कहाँ दिक्कत रही। दिक्कत तो मुझे लग रहा है यही थी कि हम सरकार को चारों तरफ से घेर चुके थे, सरकार के पास निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, और सरकार को यही लगता था जैसे WTO का एक प्रेशर है सरकार के ऊपर कि एमएसपी गारंटी कानून, जो हम तो एमएसपी गारंटी कानून की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर एमएसपी देते हो तो वही गलत कर रहे हो। इसीलिए हम हमारी सरकार को ये निवेदन कर रहे हैं, हमारी डिमांड में ये भी था कि भारत सरकार काइंडली WTO की पॉलिसी से बाहर आए। जब तक WTO के अंडर रहेगी, हमारे देश के लिए केवल खेती के लिए नहीं, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिनके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा अगर हम उसका हिस्सा रहेंगे तो। जी। एक सवाल ये था जो आपने एग्जाम्पल दिए, उसके जवाब में हमेशा ये कहा जाता है कि अगर दलिया बनता है तो प्रोसेसिंग यूनिट का खर्चा भी आता है, लोगों को नौकरी पे भी रखा जाता है, होटल बनाया जाता है तो होटल बनाने का भी खर्चा है, तो वहाँ से रेट वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दलिया उस रेट पे बिक रहा है तो क्या कोई किसान संगठनों का ऐसा कोई तरीका है कि किसान सिर्फ फसल बेचने पर ध्यान न दे, उसको थोड़ा मार्केटिंग और प्रोसेसिंग और उस हिसाब से वहाँ तक पहुँचने, एक समय क्या कभी ऐसा आएगा जब सरकार की ज़रूरत किसान को ना पड़े? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक बात कही है अपनी रिपोर्ट के अंदर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री गाँव में लगे। जी। उन्होंने शहर में लगाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा गांव में ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले, गांव के किसान को जो व्यापारी वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी प्रोसेसिंग करना चाहता है, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पड़ते हैं वो किसान को वहीं पे मिल जाए, और वो उसने जितना खर्च किया वो उसको मिल जाए, और शहर से आकर वापस गांव में आने तक जितनी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो कंज्यूमर के भी बच जाएं, ताकि कंज्यूमर को भी रास्ते वाले सब लोग निकल जाएं, कमाई करने वाले उनको भी जायज़ रेट पे मिल जाए और किसान का भी प्रॉफिट हो जाए। एक बात जो आपने बात कही है, हम भी सोचते हैं, हम जानते हैं, हमें पता है कि दलिया बनाने में कुछ नहीं लगता जी। लेकिन किसान की आज की जो सिचुएशन है, जो दशा है, किसी भी किसान के पास ये कंडीशन उसकी नहीं है कि वो अपने किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके। आज किसान की आर्थिक हालत वो कर्ज की वजह से इतना डूब चुका है, उसको तो ये समस्या आ गई है कि उसने जो लिमिट ली है ना, क्रॉप लोन लिया हुआ है, वो घुमाना हर 6 महीने के बाद, वो उसके लिए एक समस्या होती है। हर 6 महीने बाद उसको वो बुखार चढ़ता है कि ये कैसे घूमेगा, कहीं ऐसा ना ये हो कि ये रुक जाए। बहुत सारे लोग ये सवाल कर देते हैं हमारे जैसे लोगों के ऊपर कि देखिए, अगर किसान को इतना नुकसान हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, तो किसान इतनी महंगी ज़मीन ठेके पे क्यों लेता है, किराए पे, रेंट पे क्यों लेता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा ये वही बात आई कि आज तक किसी ने किसान की क्रॉप का जो खर्चा आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऊपर वर्क नहीं किया और इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ये बातें हो रही हैं।
जी। दरअसल किसान किराए पे जमीन इसलिए ले रहा है, ठेके पे इसलिए ले रहा है, इतनी महंगी ले रहा है कि उसको ये लगता है कि जितना मैं कर्ज ले चुका हूँ मेरी तरफ आ चुका है, अगर मेरे पास मेरा अनाज मेरी फसल और ज़्यादा ना हुई, कम रह गई, तो वो हमारा कर्ज घूमेगा नहीं। जी। क्योंकि सभी का ये होता है कि एक बार जो लिमिट का कर्जा उठाया हुआ वो एक बार भर दे, दोबारा फिर से उठाकर ये काम कर ले। इधर से फसल का पैसा बैंक से निकालकर सीधा जमीन का जो रेंट पे ली होती है उसका रेंट दे दी जाता है। तो मेरा आपसे ये बात कहने का मतलब ये है कि आज किसान की दशा ऐसी बन चुकी है कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि यूनिट खड़ा कर सके। तो इसीलिए ही वो उनकी बात के ऊपर हम ध्यान देने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि और काम पे मतलब ध्यान ना देकर गांव में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता किसान की इनकम बढ़ेगी तो अपने आप किसान भी इसकी तरफ मतलब जाएगा। जी। दूसरी जितनी क्रॉप्स हैं, जैसे आपने देखा कि दाल की खेती भारत कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल 40,000 करोड़ का दाल बाहर से मंगवाता है इंडिया, और अपने देश के किसान को मूंग बीजने के लिए उसकी एमएसपी नहीं दे रहा। अगर उसकी एमएसपी का रेट आप 8,700 रुपया तय करते हो और उसकी मूंग बिकेगा 5,000 में, वो नेक्स्ट टाइम में मतलब मूंग की खेती क्यों करेगा भाई? वो तो फिर वापस धान की तरफ ही जाएगा। अगर उसको 8,700 रुपया रेट मिल गया तो स्वाभाविक है कि वो आदमी मूंग की तरफ जाएगा। अगर वो मूंग की तरफ जाएगा तो स्वाभाविक है कि बाहर से जो मूंग मंगवाते हो उसकी जरूरत नहीं रहेगी। अपने आप देश का 40,000 करोड़ रुपया सेव हो जाएगा। जी। एक बात। और आज लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडबीआई बाहर से आता है। क्लियर बात है। पाम ऑयल आता है ना, हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है वो भी सबको पता है, लेकिन वो आ रहा है। क्या हमारे देश का किसान तिलहन नहीं बीज सकता? बीज सकता है। हमारे देश का किसान क्या सरसों की खेती नहीं कर सकता? कर सकता है। हम सूरजमुखी की खेती नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सबकी सब मूंगफली की खेती कर सकते हैं। हम अपने देश को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। आपके ध्यान में मैं ला दूं एक बात, जब हमारा देश सिर्फ 40,000 करोड़ की जब हमारी पॉपुलेशन थी, हम अपने लोगों को उस समय अनाज खिलाने की समर्था में नहीं थे, और आज अरबों की संख्या में होने के बाद भी हमारा अनाज हम पैदा करके खिला रहे हैं। जी। तो फिर तेल क्यों नहीं खिला देंगे? क्यों नहीं हम अपने लोगों को दाल खिला सकते? क्यों नहीं हम अपने लोगों को चीनी हमारे ही किसानों से पैदा करके खिला सकते? लेकिन मामला ये है कि पॉलिसीज किसान के पक्ष की आए, किसानों को पूरा भाव मिले, पूरा रेट मिले, सबका सब मतलब यहीं पे ही डिपेंडेंट हो सकता है। बाहर जो 2.25 लाख करोड़ रुपया हर बार खाने वाला तेल और दालें मंगवाने के लिए सरकार बाहर भेजती है, हमारा पैसा बाहर चला जाता है। वो पैसा अगर भारत के किसानों के ऊपर ही खर्च हो, क्यों नहीं मतलब। तो आप कह रहे हैं एमएसपी लागू होने से जो धान की तरफ ज्यादा किसान जाते हैं, हट जाएगा, वो डाइवर्सिफिकेशन होगा 100%। ऐसा आप कह रहे हैं? जी, क्लियर बात है। दो आरोप आप पे लगते हैं जो आपके विरोधी कह लीजिए, सरकार कह लीजिए। एक तो ये कि रास्ता रोकना कहाँ तक सही है, आम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। दूसरा कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही क्यों है, बाकी पूरे अगर सारे किसानों को प्रॉब्लम होती तो बिहार से लेके तेलंगाना से लेके सब मतलब दक्षिण उत्तर हर जगह होती, लेकिन ये पंजाब हरियाणा तक सीमित है। और ये कहा जाता है कि उसमें मतलब कुछ राजनीतिक ताकतें हैं जो इस तरह के आंदोलन करा रही है। इस तरह के आरोप आपने लगातार सुने होंगे, तो इसका क्या जवाब है? देखिए, पहला सवाल है जो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके चैनल के माध्यम से ये बात हमारे आपके सभी स्रोतों के पास भी पहुंचनी चाहिए थी, जो आपने प्रयास किया। मैं अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहली तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि हमारी राजधानी है, क्या देश का किसान देश का सिटीजन नहीं है कि उसको अपनी कैपिटल के अंदर आकर अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं? हमारे लिए अपनी बात रखने के लिए कोई जगह क्यों नहीं सिलेक्ट की जाती कि यहां किसान आए अपनी बात रखें? एक बात ना तो इन्हीं की तर्ज पे चलते हुए हमारे पंजाब वालों ने भी वहां चंडीगढ़ के अंदर यही कर रखा है, क्योंकि चंडीगढ़ भी तो इन्हीं के अंदर आता है। हमारा मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बैठा है, शेल्टर लिए इनकी, और इनका जो कानून है वो कह रहा है चंडीगढ़ के अंदर किसान नहीं आने देंगे, घुसने नहीं देंगे। अरे भाई किसान कोई आतंकवादी है? किसान को आराम से वहां पे एक जगह सिलेक्ट की जाए, वहां पे किसान आकर अपनी बात रखें। उनकी बात रखने से पहले अगर उनको ये नौबत ही क्यों आने दी जाती है कि किसान को पंजाब से चलना पड़े, किसान को मध्य प्रदेश से चलना पड़े, किसान को कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु से चलकर दिल्ली आना पड़े? सरकार पहले ही उनकी सभी बातों का ध्यान रखे तो किसान आएगा ही नहीं। एक बात, जब आता है तो फिर दिल्ली के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी जाती, तो फिर क्या करते हैं? जब हम आते, हम क्या घर पे बैठे रहें, अपनी बात ही ना रखें कि वो तो दिल्ली में घुसने नहीं देंगे? तो मेरी तो मजबूरी है, हमें तो आना पड़ेगा ना अपनी बात रखने के लिए। जब हम आते हैं तो रास्ता कौन रोकता है? पिछली बार हम आए, हमारा प्रोग्राम साथ था कि 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे। 6 फरवरी को पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पे दीवारें निकल जाती हैं। तब तो ना तो कोई मीडिया बोलता है, ना ही वो राहगीर लोग जो अब बाद में ये कहते हैं कि किसानों ने रास्ता रोक लिया, किसानों ने रास्ता रोक लिया, ना वो भी बोलते हैं, उनको भी दिक्कत महसूस नहीं होती। अरे भाई, किसान तो अभी 13 तारीख को आने हैं, रास्ता 6 तारीख को बंद होना शुरू हो गया है। बोलो ना उस समय, नहीं बोलते। एक सेकंड, यहां से किसान बैठे थे साइड लाइन पे, मतलब दोनों तरफ जी रोड चल रहे थे, एंड से लेकर हेड तक किसानों का आना जाना था। ट्रैक्टर, ट्रालियां सब लोगों की आती थी जाती थी। प्रॉब्लम क्या थी? जो सरकार ने आगे बैरिकेडिंग की, वहां अड़चन तो वहां पे थी। एक बात उससे आगे बताऊं मैं आपको, हाई कोर्ट ने कह दिया कि रास्ता खोलो, हरियाणा गवर्नमेंट को बोल दिया रास्ता खोलो जी। हरियाणा गवर्नमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, रास्ता फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने बंद किया या किसानों ने बंद किया? हमें तो उस दिन बहुत खुशी हुई कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में बोल दिया कि रास्ता खोलो, हम दिल्ली जाएंगे। हमने तो तैयारी करनी शुरू कर ली थी, हम दिल्ली जाएंगे। और हरियाणा गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट से आज तक हम इंतजार करते रहे कि कब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब आप दिल्ली जाइए, आप दिल्ली जाकर बात करें अपने। तो मेरा कहने का मतलब एक तो ये बात है कि किसानों को बदनाम करना ये स्वाभाविक है कि आंदोलनकारी लोग, अगर किसान आंदोलन करेंगे तो किसानों को करेंगे। अगर कोई और जिसको भी तकलीफ होगी सरकार से, जो भी आंदोलन करेगा, उसी के ऊपर ऐसे आरोप लगेंगे। जो दूसरा आपने आरोप लगाया, आपने बात कही कि लोग आरोप लगाते हैं, आपने नहीं किया आरोप लगाया, सॉरी, तो लोगों की बात आपने रखी है। तो आपने ये कहा कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको पॉलिटिकल लोग बैठा रहे हैं जी। सिर्फ पंजाब हरियाणा के, सिर्फ पंजाब, सॉरी, हाँ सिर्फ पंजाब हरियाणा को, हाँ ओके। देखिए, पंजाब हरियाणा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब यही पंजाब, जब पंजाब और हरियाणा एक थे, हिमाचल में भी उनमें शामिल था, दिल्ली तक पंजाब था, कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान चला गया, वो पंजाब था। 2 ही जगह से आंदोलन हो रहा था ताकत से, या तो इस पंजाब से हो रहा था या फिर मतलब बंगाल से हो रहा था। हिस्ट्री पढ़ी आपने, मेरे ख्याल अच्छी तरह पता होगा इस बात का। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उस आंदोलन में, देश की आज़ादी की लड़ाई उस आंदोलन में इसी क्षेत्र के लोगों ने दी है।
भाई उस मामले में तो कोई नहीं कहता कि आपने भाई बहुत गलत किया, आपने इतनी कुर्बानियां क्यों दे दी। पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं, इनको जो विरासत में मिला है, जो विरसे में मिला है, इनका जो जीन है, वो किसी की गुलामी नहीं बर्दाश्त करता। दरअसल बात ये है। मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी देश में भी प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ के किसान उस मैं और- आक्रामकता से नहीं बोलते। मैं और लेकिन- बताता हूँ, जी, इसका कारण और भी है। जी जैसे पिछला जब हमने आंदोलन शुरू किया 2020-21 का, बिहार से हमारे वहाँ से कुछ किसान नेता आए, उसके साथ जैसे हम बैठे हैं, बैठकर बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा, भाई यार आप अकेले नेता आए हो, लोग क्यों नहीं लेकर आए। उन्होंने ये बात कही कि हमारे किसानों के पास रेल की टिकट लेने की क्षमता नहीं है। ये त्रासदी है, हमारे भारत की त्रासदी है। सिर्फ जो क्षेत्र अभी इस काबिल है कि वो निकल कर आ सकता है, वो निकलता है। जो हिस्सा उनको हमने ये बोल दिया, हमारे बिहार वाले साथियों को, कि ऐसे करो, आप कितने आदमी लाओगे, हम आपका टिकट की व्यवस्था हम पंजाब से करवा देते हैं। तो फिर उनकी बात ये थी कि हमारे लोग जो वो हैंड टू माउथ हैं, जो कमाते हैं वही खाते हैं। अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो फिर पीछे बच्चों का कुछ नहीं बनेगा। ये हमारे देश की सच्चाई है। तो जो आदमी हैंड टू माउथ हो जाएगा वो आंदोलन नहीं कर पाएगा। जी उसको अपने बच्चों की चिंता होती है, उसको चूल्हा चलाने का फिक्र होता है, वो आंदोलन के रास्ते पे नहीं चलता। तो इसकी मेन वजह 2-3 वजह हैं। एक तो ये है कि पंजाब और हरियाणा का जो जीन है वो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। जो आपने पैसे की बात की, अभी जो दूसरी बार हुआ उसमें तो वो आरोप नहीं लगा, लेकिन पहली बार जब हुआ था तो यही आरोप लगा था कि पैसा बाहर से आ रहा है आंदोलन चलाने के लिए। तो जो आपने पैसे की बात की कि पंजाब का पैसा जाहिर है बाहर का, मतलब यूएस कनाडा का शायद वो होगा, जो बिहार में नहीं आ पाता। क्या उस पे भी, अब जब आप बात कर ही रहे हैं तो उस पे भी कर लेते हैं। हाँ देखिए, वो बात आपने बात कही है कि पिछले आंदोलन में ये बात थी, इसमें नहीं थी वो। जी देखिए, ये दो राय नहीं है कि हमारे जितने भी किसान हैं, किसानों के बच्चे हैं, पिछले लगभग 10-12 साल से बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा से बाहर चले गए, लेकिन उनका जुड़ाव अभी भी पंजाब और हरियाणा के साथ है। वो वहाँ ट्रक चलाते हैं, वहाँ किसी होटल पे बर्तन साफ करते हैं, वहाँ पे कहीं पे मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं, कोई जो भी काम करते हैं, वहीं से $1 निकालते हैं और इस आंदोलन को भेजते हैं कि आंदोलन जीता जाना चाहिए। तो उस समय कुछ लोगों ने वो सपोर्ट की हमारी, लेकिन उसी सपोर्ट को तो हम उनको कह रहे थे कि हम आपको इधर मतलब मोर्चे में जो सपोर्ट आ रही है आपको मतलब आप भेज देते हैं, आपको मतलब यहाँ लेकर आओ। लेकिन वो उन्होंने जो बड़ी बात ये रखी कि हम हैंड टू माउथ हैं, और उनका हैंड टू माउथ होने की वजह क्या है वो समझने की ज़रूरत है। ये जो 3 कानून लेकर आए थे, उनमें जो APMC मंडी के बारे में उन्होंने लाए थे कि मंडी के पैरेलल एक बाहर मंडी बनेगी, व्यापारी वहाँ से माल खरीदेगा, व्यापारी को ये टैक्स देने से मतलब छूट होगी, वो उसको टैक्स नहीं पड़ेगा। तो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बिहार में कर लिया था 2006 से। जब बिहार में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, और बिहार की दुर्दशा इसी की वजह से हुई है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर धान की कीमत है वो देश के किसान को 2200-2300 रुपया मिलता है, और हमारा यूपी का किसान और बिहार का किसान वो 800-900 रुपया क्विंटल बेचने के लिए मजबूर है। जब किसी को आज 2200 मिल रहा है, वो भी मिनिमम स्पॉट प्राइस के अनुसार कि जीवित रखने के लिए
अगर उससे भी आधा मिलेगा, आधा कट जाएगा, तो देखिए फिर उसका हालत क्या होगा। ये इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से उन लोगों का जो कमर तोड़ने का काम किया गया है वो जानबूझकर किया गया है। वही पूरे देश के अंदर, पंजाब और हरियाणा के अंदर भी लोगों की उसी तरह ये कमर तोड़ना चाह रहे थे, वो कानून लाकर जिनके खिलाफ देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी। जी, एक चीज़ मानी जा रही थी कि पंजाब सरकार एक तरह से आपको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बाद में क्या ऐसा हुआ जो पंजाब सरकार ने जिस तरह का फैसला किया वो क्या हुआ ऐसा? देखिए, पहली तो बात मैं ये क्लियर कर दूं, कभी भी सरकार किसी को सपोर्ट नहीं करती। ना सरकार की सपोर्ट से कभी आंदोलन होते हैं। आंदोलन अगर सरकार, पंजाब की सरकार पंजाब के किसानों के साथ इतनी होती, ये जो आंदोलन चला हमारा दिल्ली खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, जब अनशन शुरू हुआ, लोगों का झुकाव आंदोलन की तरफ बढ़ा, लोगों का ध्यान इधर आया, आमद लोगों की बढ़ी, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा के लोगों को एक लालच देने का प्रयास किया कि हम आपको एमएसपी गारंटी कानून देते हैं हरियाणा के लिए। दिया ना, हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया। अगर पंजाब गवर्नमेंट अगर ये कानून प्रभावी होता, या फिर अगर पंजाब सरकार पंजाब के किसानों के साथ होती, तो पंजाब सरकार हमें वहां से निकलने से पहले ये कह देती कि हम एमएसपी गारंटी कानून देते हैं, आप छोड़ो दिल्ली की बात। ऐसी बात नहीं है। कोई सरकार अब वही सरकार है जो देश के किसानों की जमीन छीनने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आई। जी, उनके खिलाफ भी तो पूरे पंजाब का किसान लड़ा है ना, एकजुट होकर लड़ा है। भले हम अलग अलग काम कर रहे थे, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल अलग काम कर रहा था, एसकेएम पॉलिटिकल अलग काम कर रहा था, और संगठन अलग काम कर रहे थे, सब अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन सभी का निशाना एक था कि लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले। सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया, वापस ली सरकार ने। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पंजाब सरकार ने जैसे केंद्र ने चाहा, केंद्र के कहने पे ये आंदोलन को उठाने का काम किया। दिल्ली के अंदर जिस समय भाजपा जीत गई, आपकी हार हुई, उसके बाद भाजपा के आकाओं ने, नेताओं ने जो इनको आईना दिखाया होगा कि आप भाई आपका केजरीवाल रखना है, बाहर रखना है या इसको अंदर भेजना है। जी, अगर सहमत हो, किस साइड पे सहमत होते हो, अगर उसको बाहर रखना है तो फिर आंदोलन को कुचलो। उस पे उन्होंने यो काम किया। दूसरी बात, उनका ये प्रयास था कि लुधियाना के अंदर केजरीवाल को जिताना जरूरी था, क्योंकि केजरीवाल के लिए उन्होंने सीट रिजर्व करवाई ना, उन्होंने राज्यसभा की सीट रिजर्व करवा दी, और वहां पे दूसरे आदमी को लेकर, हो सकता केजरीवाल वहां जाकर इलेक्शन लड़ता तो ना जीतता, लेकिन उन्हीं का आदमी वहां ले जाकर उसको जिताया गया। वो एक काफी बड़ी गेम हुई है किसानों के साथ। आप कह रहे हैं मतलब सेंटर और पंजाब ने मिलकर ये किया? बिल्कुल क्लियर बात है जी। उसका इस बात से पता चलता है कि जिस दिन हमारे आंदोलन के ऊपर हमला हुआ, तो इनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर केंद्र का वो ये कह रहा है कि ये गलत किया। उनका बयान आपके पास होगा। तो जब हम ये कहते हैं कि पंजाब सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, हमें बैठक में बुलाकर हमारे आंदोलन को खराब किया, जब हमारी मांग केंद्र के साथ है, पंजाब को क्या जरूरत थी हमारे आंदोलन को खिंडाने की? पूरे पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया पंजाब सरकार ने, और किसी कीमत पे पंजाब के लोग, आपने देखा होगा उनके एमएलए को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था। जगह जगह से ये खबरें आ रही थी। आप तो मीडिया कर्मी हो, मीडिया अधिकारी हो, आपको पता होगा एक एक बात का। जब ये हो रहा था तो हमने इनको ये कहा कि हमारा पंजाब का किसान इनकी बैठक में बैठकर हमारे साथ बातचीत करना एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। केंद्र सरकार हमारे साथ बैठक करे,
तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से लेटर ये आता है कि जब तक पंजाब सरकार हमारे साथ बैठक नहीं करती, ये बैठक पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट एक साथ नहीं थी जी। और उन्होंने एक साथ होकर, एक होकर हमारे आंदोलन के ऊपर हमला हुआ है। और आगे वाला समा देखेंगे, लोग बताएंगे लोगों को क्या चाहिए। जो सच्चाई है वो यही थी। लेकिन एक हरियाणा चुनाव एक तरह से आप लोगों के लिए झटका नहीं है, क्योंकि किसान संगठनों ने कहा था कि इस पार्टी को वोट ना दें, लेकिन बीजेपी अब वहाँ सरकार में है और ठीक ठाक तरीके से सरकार बना ली है। वो जो रिजल्ट है हरियाणा का, वो एक झटके की तरह नहीं है किसान आंदोलन को? देखिए, मुझे लग रहा है हमें इतना ज़्यादा इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हम किसी को जताने के पक्ष में नहीं होते, कभी भी किसी को हराने के पक्ष में नहीं होते। हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी सब एक हैं जी। किसी ने किसानों के साथ कोई अच्छा नहीं किया। थोड़ा पीछे ले चलूं आपको, 1994 में गैट समझौता GATT साइन होता है, और शायद 15 दिसंबर 1994 की बात जी। जब वो साइन होता है तो उस समय सरकार किसकी है? नरसिम्हा राव जी की। और एग्री वो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। इट मीन्स कि कांग्रेस की सरकार है। और उस गैट समझौते में मैंने आगे जाकर WTO, नेक्स्ट ईयर उसका नाम WTO पड़ गया। उसमें ये बात कही गई है कि यहाँ पे बड़े बड़े कारपोरेट्स को लाकर बड़ी खेती करनी है, 20-20, 40-40, 50-50 हज़ार एकड़ के फार्म तैयार कर रहे हैं। वो गैट समझौते में वो मेंशन है बात। और आगे जाकर सन 2000 की एग्रीकल्चर पॉलिसी जो बनती है वो किसकी सरकार थी सन 2000 में? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस सरकार में वो पॉलिसी आती है कि यहाँ पे बड़े बड़े फार्म तैयार करने हैं। उसी भावना आई 1994 में, उसी पर सन 2000 की एग्रीकल्चर पॉलिसी में काम किया जाता है। और वो जो भावना लाने वाला कांग्रेस ही है, उस पर अमल करने वाला वाजपेयी है। तो फिर पीछे कौन रहा? सो मेरा कहने का मतलब है, हरियाणा के अंदर भले आप बीजेपी है या कांग्रेस है, हमारे साथ तो एक ही रवैया सभी करेंगे। जैसे नए आए थे हमारे पंजाब वाले लोगों को बहुत ऐसा लग रहा था कि वो तो दोनों देखे हुए हैं, ये तीसरे को देखते हैं तीसरा क्या करता है। सबसे ज्यादा पंजाब में इस तीसरे का विरोध हो रहा है, आप देखिए जी। और सीधी सीधी लैंड पूलिंग पॉलिसी इस तरीके से लेकर आया जो कि किसानों को कुछ नहीं देना, किसानों से जमीन लेनी है और जितनी जमीन लेनी है उसका 1/4 हिस्सा किसान को वापस देंगे। वो तब देंगे जब वहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, और वो भी इस हिसाब से नहीं देंगे कि डेवलपमेंट होगी, आपका ये प्लॉट पड़ा आप ले लो, उसके डेवलपमेंट चार्जेज आपको 60% भरने पड़ेंगे, फिर आपको जो वो प्लॉट दिया। इसका मतलब क्लियर था कि जिस आदमी ने आपको 1 एकड़ दे दिया भाई साहब, उसके पास और जमीन ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, वो क्या बेचेगा, किस तरीके से आपको वो 60% डेवलपमेंट चार्ज कहाँ से भरेगा? वो ना वो भर पाएगा ना वो प्लॉट ले पाएगा। इतनी खतरनाक पॉलिसी लेकर आए थे। तो फिर हमारे लिए तो सब एक हैं। वो भले हरियाणा के अंदर भाजपा आ जाए, भले कांग्रेस आ जाए, भले आप आ जाए, हमारे लोगों को तो पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है पॉलिसीज के खिलाफ। पॉलिसीज हमारे खिलाफ आ रही है, उसको बदलने की जरूरत है। वो लोगों का एक बड़ी मूवमेंट ही बदल सकती है, वैसे नहीं बदली जाएगी। आदमी बदलने से कुछ नहीं होगा जी। किसान आंदोलन से थोड़ा अमेरिका की बात कर लेते हैं। वो जो टैरिफ का मामला चल रहा है, और ये प्रधानमंत्री ने भी साफ कहा कि कृषि को लेके चीज़ें अटकी थी जिससे भारत झुकने को तैयार नहीं है। उस पूरे मामले पे और भारत सरकार का जो स्टैंड रहा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, थोड़ा पीछे इस पे भी जाती मार लोगे आप जी। जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आनी शुरू हुई, उस समय तो भारत सरकार ने नहीं कहा था कि एग्रीकल्चर को बाहर रखेंगे। उस समय तो भारत सरकार ने नहीं कहा था कि डेयरी प्रोडक्ट बाहर से नहीं लाने देंगे।
उस समय नहीं कहा था कि हम पोल्ट्री प्रोडक्ट बाहर से नहीं लाने देंगे। जब देश का किसान इसके ऊपर अवेयर हुआ तो उन्होंने ये स्टेप बैक स्टेप लिया है, मैं फिर भी कहूँगा अच्छा लिया है जी। लोगों का प्रेशर मानकर ले लिया किसी तरीके से, लेकिन जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये होनी चाहिए कि प्रेशर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़े। हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखना, वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, उनको जिंदा कैसे रखना है, कि कोई ऐसी पॉलिसी जो हमारे देश के किसान को, पोल्ट्री का धंधा करने वाले को, डेयरी का धंधा करने वाले को या फिशरी का धंधा करने वाले को किसी तरह से कोई अफेक्ट ना करे, वो बचा रहे, उसका ध्यान रखना हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो लोगों के ऊपर एहसान नहीं है जी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि उनका स्टैंड अच्छा है, अभी तक का स्टैंड अच्छा है। अगर लोगों को भी ये कहूँगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि ये भी मत सोचना कि अब स्टैंड अच्छा है तो शायद मतलब कुछ नहीं होगा, ये कल स्टैंड बदल भी सकता है। जिस तरीके से अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को, ये कह रहा है कि हम आपका मेडिसिन के जो हमारे देश में आ रहा है इसके ऊपर हम इतना टैरिफ बढ़ा देंगे, इतना ये कर देंगे, तो मैं सलाह दूंगा हमारी भारत सरकार को, उनको ये कहना चाहिए, याद दिलाना चाहिए उनको वो कोरोना टाइम जब गड़ा रहा था अमेरिका कि हमें पैरास्टामोल बेचिए, हमें मेडिसिन बेचिए, वो हाथ फैला रहा था इंडिया के सामने, वो उनको याद दिलाना चाहिए और भारत सरकार को ये बंद कर देना चाहिए कि अमेरिका को किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं भेजेंगे। हम पूरा वर्ल्ड पड़ा है, कहीं पूरे देश के पास इतनी मेडिसिन नहीं बन रही होगी कि जितनी पूरे वर्ल्ड को जरूरत है। शेर को सवा शेर होने की जरूरत है। मजबूती से कहें हमारे प्रधानमंत्री के, ठीक है अगर आप टैरिफ बढ़ाना चाहते हो हमारी मेडिसिन के ऊपर, हम आपको मेडिसिन देंगे ही नहीं, ले लो जहां से लोगो आप। अगर हमारे भारत का मेडिसिन किसी और देश में जाएगा, वहां से अमेरिका मंगाएगा तो वो सस्ता तो पड़ेगा नहीं, वो तो और महंगा पड़ेगा। लेने दो उनको, और उनके सामने झुकना नहीं चाहिए, और झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं लोगों को ये कहूँगा कि उनके सामने कहीं पे भी अगर सरकार झुककर हमारी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बाहरों मंगाने का काम करती है, डेयरी प्रोडक्ट बाहर से मंगवाने का काम करती है, या पोल्ट्री प्रोडक्ट बाहर से मंगवाने का काम करती है, तो हमें सबको सतर्क रहने की जरूरत है और बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ सवाल कर लेते हैं। स्पेशली अनशन मैन, एक पहले अन्ना हजारे थे, कहा जाता है कि आप पे काफ़ी असर है, हालांकि अब वो बिल्कुल शांत हैं, उनका पता नहीं है कि अभी वो क्या कर रहे हैं, लेकिन 132 दिन अनशन रखना, यहाँ पे 2 दिन भूखा रहने पे आदमी हिल जाता है, आप 132 दिन अनशन कैसे रख सकता है कोई? देखिए, ये तो जब कोई आदमी रखता है तभी पता चलता है। जिसको ऐसा लगता है उसको मैं एक बात बता देता हूँ, जिसको कोई ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं रखा जाएगा, दिल रखें, दिल मजबूत करें। आपकी लड़ाई, आपका ध्यान केंद्र तो उस पर होना चाहिए जो आप लेना चाह रहे हो, जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाह रहे हो। अगर उस पर ध्यान रखोगे आपको भूख लगेगी नहीं, भूख आपको परेशान नहीं करेगी। जब आपके माइंड में वो बात होगी कि हमने एमएसपी गारंटी कानून लेना है, कुछ परेशान नहीं करेगा। रही बात जिंदगी की, उस मामले में तो ये है कि मेरा ख्याल है हम भारत वाले तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि लाइफ ना तो आदमी के हाथ में है जी, ना मृत्यु आदमी के हाथ। हाँ, ये भी पूछना था कि अनशन भी वो कैंसर के साथ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा कैंसर जी ठीक हो रहा है। उसके बाद हमारी एक रिपोर्ट करवाई थी डॉक्टरों ने, तो उसके बाद जो PSA लेवल टेस्ट करते हैं, उन्होंने उसमें कहा है कि कोई खतरे वाली बात नहीं, ये ठीक है अभी तक। जी, तो मैं तो कहूँगा कि ऊपर वाले की कृपा है। अगर आपको उसके ऊपर विश्वास है और नेक नीयत से लड़ रहे हो, जितना उस आपको लाइफ का टाइम दिया है वो आपका कोई आदमी हटा नहीं सकता। मेरे पास ऐसे आदमियों के उदाहरणें हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जिन आदमियों के ऊपर एक तोप का गोला गिर जाता है
वो आदमी ऐसा लगता है कि खिंड गया, सारा ही खिल गया। बाजू दोनों टूट गए, टांगे दोनों टूट गए। ये जो हमारे वो छाती की जो हड्डियां होती हैं, ये एकदम यहाँ से उखड़ कर ऐसे आ गई। हार्ट कैसे चल रहा है वो दिख रहा है बाहर से। और उस समय उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाने का किसी में साहस नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो मिलिट्री के एरिया में गया हुआ था। वो होता है ना जो मेटल का बम, गोलों में से मेटल निकलता है, वो उठाने के लिए बेचारा गरीब के परिवार का आदमी था। तो उसका रोजगार उसने वही मान रखा था कि ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके लाऊं और मतलब पैसा कमाकर अपना परिवार पाल लूं। और उसके ऊपर वहां पे गोला गिरा, बम गिर गया। वो उसकी ये दशा हो गई। हॉस्पिटल में ले जाते तो फिर उसके ऊपर एक और मुकदमा लगता था कि आपने वहां पे जो प्रोहिबिटेड एरिया था वहां पे क्यों गए जी। वो हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए, वो ऐसे ही पड़ा रहा। यकीन से कह रहा हूं, ऐसे ही पड़ा रहा। आप अगर कहीं पे भी अगर आपको मौका मिले हमारे पास वहां आने का, तो हमारे गांव के आपको सैकड़े के सैकड़े आदमी मिल जाएंगे जो उस आदमी का नाम लेंगे। आदमी का नाम था दलीप सिंह, और वो जिंदा रहा। और उसके बाद 20 साल जिंदा रहा। उसकी शादी उसके बाद हुई। तो ये सब ऊपर वाले की मर्जी होती है। लाइफ उसके हाथ में है, उसने जिंदा रखना है या उसने ले जाना है इस दुनिया से। अनशन पे एक खबर देखी थी कि अनशन पे बैठने से पहले आपने एक वसीयत तैयार की, जिसमें अपने बेटे और पोते के नाम पे कुछ हिस्सा किया और कुछ बहू के नाम पे। महिलाओं का आजकल भी महिलाओं का एक बड़ी समस्या है कि ज़मीन पे उनका हक नहीं है। तो ये जो महिला के नाम पे वो आपने कुछ सोच समझ के किया था, मतलब उस समय दिमाग में क्या था, या महिलाओं को लेके किसान आंदोलन में या किसान संगठनों में किस तरह की चीज़ें होती हैं? देखिए, जो महिला की बात करी है आपने, बहुत बड़ी बात कही है आपने। मैं अच्छी बात है, ये लोगों के पास बात जानी चाहिए कि एक लड़की जब जन्म लेती है, एक ही माँ होती है, एक ही बाप होता है। 2 बच्चे जन्म लेते हैं, 1.5 साल का अंतर पे दूसरा बच्चा जन्म लेता है। लड़की जब माँ खाना खिलाती है ना, लड़के को पहले खिलाती है अच्छा दही, घी, बढ़िया परोठा बनाकर लड़के को खिलाती है पहले। लड़की को जब लड़का पेट भर खा लेता है ना, तो फिर वो आवाज देती है बच्ची को, आजा आप भी ये खा ला। तो फिर उसके लिए रोटी देती है माँ। यहां से वो बेचारी पीछे रह रही है जी। अब हमारी सोसाइटी के अंदर थोड़ा हो गया इसको, लड़की को एजुकेशन देने का। हमारा पहले जब हमारी टाइम की बात थी, 5वीं जमात से अधिक लड़की को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। उसको एजुकेशन भी नहीं बेचारी को मिल रही थी। और जो बात कही जा रही थी, जब लड़की जन्म लेती थी ना जी, लड़की को पत्थर, एक वेट माना जाता था, वजन माना जाता था कि लड़की आ गई। और अफसोस होता था घर में। और उससे भी आगे जब वो बड़ी होती गई, वो जवान हो जाती, तो माँ बाप क्या कहते थे, ये पराया धन है, बगाना तन है। ना तो वो माँ बाप ने अपना माना उसको। जब उसकी शादी होकर अगले घर चली गई, तो उन्होंने उसको क्या किया, क्या कहा, ये पराई लड़की है, पराई धी है, बगानी लड़की, बगानी धी है। हमारे पंजाब में उसको बगानी धी कह के संबोधित किया गया। उसको तो कभी किसी ने, ना तो जन्म से लेकर एंड तक, उसको कभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये हमारी है। जब वो माँ बन जाती है, आगे बच्चे की शादी कर लेती है, तो बच्चा भी माँ की परवाह करनी बंद कर देता है। सैकड़े माताएं ऐसी ठोकरें खाती फिरती हैं जिनको बच्चे पहचानते हैं। तो मेरे एक लड़का ही था, तो मैंने सोचा कि कल ऐसा ना हो कि ये जो लड़की है आज हमारे घर हमारे नौ के रूप में आई है, इसकी लाइफ का जो लास्ट वाला पार्ट हो वो इसके लिए प्रॉब्लम ना बने।
उसके लिए मैंने उसके नाम पे वो ज़मीन करवाई है। जी। और मैं उसको भी ये बात कह कर आया हूँ। एक बात उसे जो कही है वो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से वो भी मैं बता दूँगा। मैंने उसको ये बात कही है कि बेटी एक बात सुन ध्यान से, आप ये तो बात आप मैंने आपके नाम पे ज़मीन करवाई है, आप मानती हो कि मैं आपका बाप हूँ, लेकिन मेरी एक नसीहत है बेटा, जब आपके घर पे आप अपने आपके बेटे की शादी होगी, एक लड़की आएगी, नूंह आएगी, हमारे साथ वचन दो मुझे कि आप उसके ऊपर दबाव नहीं बनाओगी कि मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, आप ये दबाव नहीं बनाओगी। उस लड़की को भी ऐसे ही रखोगी जैसे आपको रखा जा रहा है। तो बस मेरा इतना ही है कि लड़की भी को एक सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर उसको भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। तो संगठन में उस तरह से कोई महिला किसान उभर के उस तरह का नाम नहीं है कि क्यों नहीं आता? नहीं, आ जाएंगी, बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी जी, आ जाएंगी। देखिए, ये जो फैसला किया, जो पब्लिक के सामने अभी नई बात आई है, तो बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं। देखिए, कभी आपको मैं मिला दूंगा, जब हमारा एक कार्यक्रम हुआ था महिला दिवस के ऊपर, उस दिन खनौरी बॉर्डर पे कम से कम 20,000 लेडीज़ हमारे वहाँ पे आई थी और सब मुझे मिलकर गई थी। और सब की सब लड़कियाँ जो हमारी छोटी एज में थी, वो सब मुझे मतलब बाप के समान मानती हैं, बापूजी कहकर बोलती हैं। जो बड़ी उम्र की हैं सब बहन के बराबर हैं हमारे, और हम सब मेरे साथ मिलकर गई हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी सोसाइटी इस लाइन पे आए, ताकि एक शक्ति है, वो औरत एक शक्ति है। उसको अगर औरत मैदान में आएगी, लड़ाई के मैदान में आएगी ना, तो फिर 2-3 मिसालें हमारे सामने बहुत मजबूत हैं। जहाँ जब भी औरत आई है मैदान में, उसने कुछ किया है। सिख इतिहास में माई भागो का इतिहास है, जो बहुत बड़ा इतिहास है। और इधर हिंदू इतिहास में रानी झांसी का इतिहास है, वो बहुत बड़ा इतिहास है। जब वो लड़ी है, वो एक इरादे के साथ लड़ती है, इसलिए उनकी ज़रूरत है। अगर परिवार में आदमी का कहीं पे भी हौसला गिरता है, आदमी का मन टूटता है, तो वो औरत उसको खड़ा कर लेती है कि आप चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया तो क्या आगे चल जाएगा काम। जी। वो ऐसा कर जाती है। कभी कभी आदमी के पास पैसा खत्म हो जाए, कुछ ना रहे, उसके पास थोड़ा बहुत, वो हर लड़की के पास होता है, हर औरत के पास होता है, वो निकाल कर फौरन अपने पति को, अपने भाई को पकड़ा देती है, ये पकड़ो, इससे अब पैसा पैदा करो, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। उसको मायूसी के आलम में नहीं जाने देती। जी। उसका बड़ा पार्ट है, बड़ा रोल है मनुष्य की ज़िंदगी में, और इसको आंदोलन में भी आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि अब किसानों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, ज़रूरत है, आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस जो किसान की समस्या है उनका हल करने के लिए बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। पूरे देश को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।